ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अब मैं वापस आपको होस्ट बनाता किसी को। चलिए ढूंढते हैं किसी को। चलिए श्रद्धा को होस्ट बना देते हैं। चलिए श्रद्धा, अब आप बच्चों को एडमिट करते रहना। समझ में आ गई श्रद्धा? आवाज आ रही है? चलिए एलोट्रोपिज्म ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के एलोट्रोपिज्म हम स्टडी कर रहे थे, बहुत दिन हो गए अपनी क्लास को, इसलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। यहीं से फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम ऑक्साइड की स्टडी करेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड और फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, अमोनिया और फास्फीन। ये सब हमारे सिलेबस में इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एलोट्रोपिज्म ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के मेनली 3 एलोट्रॉप्स हैं। कितने एलोट्रॉप्स हैं? 3। पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम तो ब्लैक फास्फोरस है। लास्ट वाले का नाम ब्लैक फास्फोरस है, मॉडिफिकेशन है फास्फोरस का। एक फास्फोरस होता है फर्स्ट वाला येलो और व्हाइट फास्फोरस। ये दोनों एक ही फास्फोरस के दो नाम। एक्चुअली फास्फोरस होता है व्हाइट, बट नेचर में उसका कलर पेल येलो में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसको येलो फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस एक ही बात है। दूसरे टाइप का फास्फोरस होता है रेड फास्फोरस, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस ग्लो इन डार्क, ये डार्क में ग्लो करता है, चमकता है। मतलब ये कैसा है? मोस्ट रिएक्टिव। जबकि ये कैसा है? लीस्ट रिएक्टिव। रेड फास्फोरस लीस्ट रिएक्टिव होता है। इसमें एंगल स्टैंड 60 डिग्री है, मतलब एंगल स्टैंड ऐसे मुड़े हुए फास्फोरस ट्विस्टेड, इसके कारण इसमें एंगल स्टैंड ज्यादा होता है, इसके कारण ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। व्हाइट फास्फोरस वाटर में इनसॉल्युबल है, कार्बन डाइसल्फाइड और ऑयल में सॉल्युबल है। वाटर में कैसा होगा? ये इनसॉल्युबल। और कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा? प्लस आयल। कार्बन डाइसल्फाइड और आयल प्लस ना लिखें, ऐसा लिख लीजिए। इसमें क्या है? सॉल्युबल, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा कि फास्फोरस डार्क में ग्लो करता, मतलब ये चमकता है जब लाइट ना हो, रात में चमकता है। तो कभी कभी हमने देखा होगा कि अच्छा फास्फोरस होता कहाँ है? पहली बात तो ये फास्फोरस बोन्स में होता है। बोन्स इंसान के पास भी होती है और एनिमल के पास भी होती है। तो इंसान को जब बर्निंग करते हैं डेड बॉडी को जब बर्निंग करते हैं तो उसकी बॉडी में बोन से फास्फोरस है। और जब हम डे टाइम में बर्निंग करते हैं तो धीरे धीरे केवल लास्ट में क्या बचता है? व्हाइट फास्फोरस। बोन्स बचती है, बोन्स में व्हाइट फास्फोरस है। अब दिन में तो वो दिखाई नहीं देगा, रात में क्या होता है कि वो व्हाइट फास्फोरस ग्लो करेगा डार्क में। तो ऐसी कुछ वेव्स वहां निकलती रहेगी चमकती हुई, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव है, डार्क में वो ग्लो करता है, चमकता है, शाइनिंग रहती है। और जब रात में वहां शमशान घाट से कोई पर्सन निकलता है तो उसको जो दिन में बर्निंग हुई है बॉडी, उसमें से व्हाइट फास्फोरस की वेव्स रिलीज होते हुए दिखाई देती। तो शमशान घाट में वो क्या इमेजिन करेगा, क्या कल्पना करेगा? वो वेव से एक डिजाइन को इमेजिन करेगा और वो समझेगा ये भूत है, या फिर जो भी इमेजिन करेगा वो उस पर डिपेंड है, उसके दिमाग पर डिपेंड है, और डर जाएगा। इसी कारण कभी कभी रात में ऐसे प्लेस से निकलते हैं, शमशान घाट वगैरह से,
या जहां डेड बॉडी को बर्निंग किया जाता है वहां पर कुछ स्पेशल वेव्स रिलीज होती रहती है, इसलिए वहां डरना नहीं, वो फास्फोरस की वेव्स होती है, क्योंकि फास्फोरस डार्क में ग्लो करता है, चमकता है। जो व्हाइट फास्फोरस है उस, अब फास्फोरस का फार्मूला क्या है? फास्फोरस का फार्मूला तो P4 है, चाहे रेड हो चाहे व्हाइट हो, तो उसमें फास्फोरस ऐसे होता है। क्या ये व्हाइट फास्फोरस का डायग्राम है, यहां से यहां और यहां से यहां, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है? यहाँ लिखा है 60 डिग्री। ये फास्फोरस और ये फास्फोरस का PPP, ये बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसीलिए इसमें स्ट्रेन, तनाव बहुत ज्यादा होता है, और ये क्या चाहता है? फ्री होना, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव। बट रेड फास्फोरस क्या होता है? इसमें पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, ये 4 फास्फोरस। ये तो एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है फास्फोरस, कोई सा भी हो। फास्फोरस क्या होता है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। फास्फोरस के 4 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, ये इसमें पॉलीमेरिक यूनिट बनेगी रेड फास्फोरस में, इसीलिए वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये पहले से था, एक इधर बनेगा, अब एक इधर चलेगा। देखो ये ये उधर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह ये बीच वाला बॉन्ड इसका खत्म हो जाता है और ऐसी पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन कर लेगा। इसको बोलते हैं हम पॉलीमेरिक चेन। ये फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनके बारे में याद रखिए। मैं आपको डिटेल लिखवा देता, और लिख लिया है तो शायद ना लिखें अपन, अगर लिख लिया होगा तो, ना लिखा होगा तो लिखेंगे। 11th की केमिस्ट्री चैप्टर शुरू आए क्या? केदार जादव, आप कौन सी क्लास में हो? पहले ये बताओ केदार। आप 12th में हैं या 11th में? मेरी आज क्लास मतलब पुरानी 11th की है, सीधी सी बात है। अब तो आप 12th में चले गए होंगे। जिस 12th का अभी एग्जाम नहीं हुआ उसकी क्लास नहीं है, जिनकी 11th में उनकी क्लास है। तो आप बताइए, मैं पुराना जो पढ़ाया था यही पढ़ाया था, ये 11th का सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस है ये 11th का हो चाहे 12th का, उससे क्या फर्क पड़ना है? पढ़ना तो सभी है। लिखिए एलोट्रोपिज्म ऑफ फास्फोरस। एलोट्रोपिज्म ऑफ फास्फोरस लिखना स्टार्ट करिए भाई। लिखेंगे एलोट्रोपिज्म की पहले डेफिनेशन। एलोट्रोपिज्म ऑफ द फिनोमेना ऑफ एलिमेंट्स। एलोट्रोपिज्म is the phenomena of elements in which same chemical properties but different physical properties. Three allotropes of phosphorus. तीनों बोर्ड पर लिखे, उनके नाम लिख लीजिए। पहला येलो और व्हाइट फास्फोरस, दूसरा रेड फास्फोरस, तीसरा ब्लैक फास्फोरस। अब पहले सबसे पहले हेडिंग लिखिए येलो और व्हाइट फास्फोरस। येलो और व्हाइट फास्फोरस।
चलिए लिखिए, white phosphorus is most reactive. White phosphorus is most reactive. Is due to high angular strain. Is due to higher angular strain. White phosphorus is tetraatomic molecule. White phosphorus tetraatomic molecule. फार्मूला P4, केमिकल फार्मूला क्या है उसका? P4. ठीक है, एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3. बॉन्ड एंगल फास्फोरस टू फास्फोरस 60 डिग्री. बॉन्ड एंगल फास्फोरस टू फास्फोरस 60 डिग्री. और व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस का जो डायग्राम बना है बोर्ड पर वो बना लीजिए. चलिए डायग्राम बना लिया होगा. अब देखिए प्रॉपर्टीज में चलेंगे आप. व्हाइट फास्फोरस ग्लो इन डार्क. व्हाइट फास्फोरस ग्लो इन डार्क. soft garlic smell. Soft garlic smell. Insoluble in water. Insoluble in water. Highly soluble, insoluble in water and soluble with oil or carbon disulfide. Soluble with carbon disulfide and oil. चलिए अगला पॉइंट लिखिए. इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर. It is highly poisonous in nature. पॉइजनस नेचर का है तो इससे एक डिसीज पैदा होती है जिसको बोलते हैं PHO कॉसिजा. PHO डबल SY जा. इस नाम की डिसीज होती है फास्फोरस से. जो लोग फास्फोरस की फैक्ट्री में जॉब करते हैं या शुगर फैक्ट्री में जॉब करते हैं जहां बोन्स के थ्रू शुगर की कलर इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं. ओके, तो फास्फोरस के कारण फोसीजा एक डिसीज पैदा होती है. ये फास्फोरस की जो फैक्ट्री होती है उसमें काम जो लोग करते हैं उनको हो जाती है. दूसरा जो शुगर फैक्ट्री में है और अगर बोन्स के थ्रू उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं शुगर के
कलर इम्प्यूरिटीज का, तो उन पर्सन को भी फॉसीजा डिसीज होती है। इस डिसीज में क्या होता है, जो बक्कल कैविटी वाला निचला जबड़ा है, बक्कल कैविटी का निचला पोर्शन जो है वो नीचे लटक जाता है, झूल जाता है, उस बीमारी को फॉसीजा बोलते हैं। अब पता हो आपका बक्कल कैविटी का निचला हिस्सा अगर थोड़ा सा और नीचे कर दिया जाए तो कितना सुंदर चेहरा लगेगा, बस उसको इमेजिन कर लीजिए। इसलिए फास्फोरस से बच के रहिए ताकि इस टाइप की डिसीज ना हो, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी, फास्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड। अब इसको मिटाएंगे, फास्फोरस की प्रॉपर्टी लिख रहा है, ये डायग्राम आपने सबने बना लिया, फॉसीजा आपने लिख लिया। फास्फोरस को ऑक्सीडेशन करेंगे, P4 plus 5O2 gives P4O10, ये फास्फोरस का ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन। फास्फोरस की सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको पता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स। फास्फोरस को जब NaOH से रिएक्ट करते हैं सॉल्यूशन से, तो ये क्या देता है आपको, Na2HPO2 प्लस PH3, इसको 3 करिए तो इसको 6 कर लीजिए और देखिए बैलेंस हो गई क्या। वाटर कितना है, 3 6, सोडियम 6 हो गए, हाइड्रोजन कितना 6 और 2 8, तो 3 यहाँ हो गए और एक यहाँ हुआ 4 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पोटेशियम फास्फोरस कितना हुआ 3, 1 ही 4, बैलेंस है, क्या गड़बड़ है। NaOH प्लस यहाँ करिए 3H2O, अब बैलेंस करिए, इसको NaH2 करिए, NaH2 तो 3NaOH, इसको 3 कर लीजिए, ये 3NaH2PO2 PH3, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ है -3, ठीक है। तो देखिए ये डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स का एग्जांपल, डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है। क्यों है डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल, इसलिए कि इसमें फास्फोरस की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है पूरी रिएक्शन में। ये वेटिंग रूम में स्टूडेंट है, कहाँ है बेटा, वेटिंग में तो एक भी नजर नहीं आ रहा मेरे को, यहाँ दिखता ना, इसीलिए यहाँ कहाँ है, वेटिंग रूम में कोई नहीं है मेरे पास। आता तो सही ना, वेटिंग रूम में होता तो एडमिट करने के लिए मैं करता। मेरे पास वेटिंग में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। सानिका को होस्ट बना था, होस्ट तुम बन जाइए ताकि मेरे को पढ़ाने में प्रॉब्लम ना हो, मेरी लिंक लगातार बनी रहे फिर पढ़ाने। सानिका सिंधे, सानिका भोसले आपको ही होस्ट बना था मैं, और मेरे पास कोई भी मेरे को नजर नहीं आ रहा है कि कोई मेरे से एडमिशन मांग रहा है, ठीक है। देखिए अब आपको दिखेंगे कोई। चलिए ये फास्फोरस की डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। कहाँ है पार्टिसिपेंट, हाँ अब आपने ऐड कर दिया, करते रहिए, मेरे को तो कोई एडमिशन मांग नहीं पाता। चलिए नोट कर लिया, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स का एग्जाम्पल है। बोलिए किसको प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, एडमिट होगा सर। चलिए अब फास्फोरस की हम रिएक्शन करेंगे
फास्फोरस रिएक्ट विथ क्लोरीन, फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं। फिर रेड फास्फोरस की स्टडी करेंगे। फास्फोरस को हम क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, आपको पता फास्फोरस के हैलाइड बनते हैं P4 प्लस Cl2 प्लस Cl2, सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ 3 करिए तो यहाँ बन जाएगा 4PCl3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस यहाँ भी बना लीजिए 4PCl5, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन मैं आपको PCl5 और PCl3 की ज्योमेट्री बनाकर समझाऊंगा। पहले रिएक्शन लिख लीजिए आप, PCl3 एंड PCl5 का डायग्राम बनाएंगे। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा PCl3 का इधर साइड में, फिर PCl5 का डायग्राम बनाऊंगा, उसके बारे में आपको लिखना। ये फास्फोरस, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। फास्फोरस से PCl3 में 3 क्लोरीन अटैच है और फास्फोरस के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, मींस इसके पास एक लोन पेयर है। ये तो ये अमोनिया की तरह इसकी ज्योमेट्री हुई, जिसको हम बोल सकते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ये इसकी ज्योमेट्री, इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, इसलिए ट्राइगोनल पिरामिडल। अगली ज्योमेट्री में बनाऊंगा PCl5। और अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो भी याद रखना। sp3 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4 मतलब sp3। ठीक है, अब PCl5 का डायग्राम। ये फास्फोरस 3 क्लोरीन कैसे होती है इसमें, ऐसे ट्राइगोनल, सेम प्लेन में। एक क्लोरीन कहाँ है अपर, दूसरी क्लोरीन डाउन साइड, ये बन गया PCl5। इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरी चीज क्या याद रखना है कि इसका, इसका और इसका, इन तीनों का आपस में बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइगोनल है। और इसका इन तीनों से 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल, और इसका इन तीनों से 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल। आ रही समझ में, डायग्राम बना। दूसरी चीज PCl5 में एक चीज और याद रखनी, ये जो PCl की बॉन्ड लेंथ है, मैं बोलूंगा आपको, पहले समझ लीजिए। ये जो PCl बॉन्ड लेंथ है, इसको बोलते हैं एक्सियल। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। फिर से समझ, ये वाला PCl बॉन्ड लेंथ जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है, और ये वाली ये एक्सियल PCl बॉन्ड लेंथ है। बताओ इसमें लॉन्गर कौन है, ये वाली जो एक्सियल होती है, ये PCl की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ स्मॉल होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना, PCl5 में कई बार क्वेश्चन आया है। चलिए डायग्राम बनाइए, PCl3 का डायग्राम बना लीजिए, PCl5 का डायग्राम बना लीजिए। PCl3 का डायग्राम बना के जो बोर्ड पे लिखा है मैंने, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल उसकी ज्योमेट्री। PCl5 का डायग्राम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और इसमें आपको याद रखना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, और इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नोट कर लीजिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 पिरामिड है, ऊपर क्लोरीन एक डाउन है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d हाइब्रिडाइजेशन 120 का और 90 डिग्री के इसमें बॉन्ड एंगल होते हैं। तीसरी चीज लास्ट आपको लिखना है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ऑफ PCl इज लॉन्गर, स्टार बना के लिख लेना है। Axial bond length of PCl is longer as compared to equatorial bond length of PCl. चलिए भाई, सबने नोट कर लिया होगा। अब
आगे बढ़ते हैं, ये मिटाऊंगा सब। अब आ जाते हैं भाई सीधा रेड फास्फोरस का। तो फास्फोरस का जो सेकंड एलोट्रॉप्स है वो रेड फास्फोरस है। तो हेडिंग लिखिए रेड फास्फोरस। पहले बोर्ड पर रेड फास्फोरस की ज्योमेट्री बनी हुई है, उसको बना लीजिए। मैं बोल देता आपको, रेड फास्फोरस इन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। रेड फास्फोरस कैसा है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में। और बोर्ड पर डायग्राम बनाओ। बोर्ड पर से जब डायग्राम बना लोगे तब मैं अगली प्रॉपर्टी इसकी बोलूंगा। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में होता रेड फास्फोरस। अब रेड फास्फोरस को प्रिपेयर कैसे करते हैं वो समझिए। ये रेड फास्फोरस का डायग्राम बना दिया होगा। रेड फास्फोरस को बनाने का तरीका क्या है? ये लिया व्हाइट फास्फोरस और इसको 573 केल्विन पर हीट सप्लाई की, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड फास्फोरस। बस, और कोई स्पेशल मेथड इसकी नहीं है, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड एलोट्रॉप्स है। चलिए यहां तक लिख लिया, ओके बोलिए। मैंने जितना आपको बोला है, समझाया, नोट कर लिया सबने? डन बोलिए। किसी ने ना लिखा हो तो वो बोलिए, आगे बढ़ूंगा मैं। चलिए नोट करिए, वो यहाँ ना नहीं बोलता है। हाँ, स्पीकर ऑन करके हाँ ना बोल दीजिए। आगे चले, ना बढ़े, रुके। चलिए आगे बढ़िए। रेड फास्फोरस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। पीसीएल बॉन्ड किसके कंपेयर में लॉन्गर है? फिर से लिखिए, मैं फिर से समझा। लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ऑफ पीसीएल, axial bond length of PCl is longer as compared to PCl bond length of equatorial। सेंटेंस लिख लिया। किसको प्रॉब्लम थी? अंकिता जादव। मैंने जो सेंटेंस बोला, अच्छा एक लाइन लिख लीजिए, बाकी दूसरी लाइन से कंपैरिजन मत करिए आप। केवल ये लिख लीजिए, PCl एक्सियल PCl बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर। समझ में आ गया है? बोर्ड पर फिर से समझाऊं? अंकिता, बोर्ड पर फिर से समझाऊं या आपको समझ में आ गई बात? एक्सियल PCl, ठीक। चलिए, रेड फास्फोरस में चल रहे थे हम, तो रेड फास्फोरस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, नॉन पॉइजनस इन नेचर। ये नॉन पॉइजनस नेचर का है, जबकि व्हाइट फास्फोरस कैसा था? पॉइजनस नेचर का था, उसके कारण डिसीज पैदा होती। नॉन पॉइजनस इन नेचर। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल है। व्हाइट फास्फोरस भी वाटर इनसॉल्युबल था। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो गई है। फिर से याद दिलाता, रेड फास्फोरस ना तो वाटर में सॉल्युबल है, ना ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, उसमें भी इनसॉल्युबल है। समझ में आ गई बात? जबकि व्हाइट फास्फोरस क्या था?
कार्बन डाइसल्फाइड और ऑयल में सॉल्यूबल था, ईथर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्यूबल है, जबकि रेड फास्फोरस वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों में ही इनसॉल्यूबल। ठीक है, चलिए भाई, बाकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। बोर्ड पर से रेड फास्फोरस का डायग्राम बना दीजिए। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में ये होता है। चलिए भाई, अब हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। हेडिंग लिखिए, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। एक तरफ हम फास्फोरस के ऑक्साइड बनाएंगे, दूसरी तरफ हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करेंगे, और सबकी डिटेल स्टडी करेंगे। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर राइटिंग वर्क करेंगे। समझिए, पहले फास्फोरस के दो ऑक्साइड हैं, P4O10, P4O6, दोनों के डायग्राम बना के समझाऊंगा। इसमें 6 ऑक्सीजन है और इसमें 10 ऑक्सीजन है, दोनों में डिफरेंस। इसको बदल के भी लिखते हैं लोग ऐसा, आधा कर देते हैं P2O5, और इसको क्या करोगे P2O3। ठीक है, और अपने को इसका डायग्राम बनाना। ये फास्फोरस का पेंटा ऑक्साइड है, ये ट्राई ऑक्साइड है, क्योंकि फास्फोरस दोनों टाइप के कंपाउंड बनाना, ट्राई कंपाउंड भी और पेंटा कंपाउंड भी। किसको प्रॉब्लम आ रही भाई? आवाज नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता भाई, आवाज तो आएगी, आवाज थोड़ी बंद होती है मेरी। श्रेया जाधव, हाँ ना बोली, आवाज आ रही नहीं। श्रेया जाधव, साक्षी, संस्कृति शिंदे, आवाज आ रही नहीं। ठीक है भाई, आयुष आपकी प्रॉब्लम है वो कहीं का, आप अपने मोबाइल की आवाज को बढ़ाइए। P4O10 फास्फोरस का फर्स्ट ऑक्साइड, P4O6 ये फास्फोरस का सेकंड ऑक्साइड, दोनों के पहले डायग्राम बनाऊंगा, फिर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड 5 है और 6 फॉर्म में वो मिलते हैं। तो पहले फास्फोरस के 2 ऑक्साइड है, इसलिए पहले फास्फोरस के ऑक्साइड की स्टडी करते हैं। फास्फोरस कितने हैं? 4। देखिए, डिजाइन बनाने का तरीका सीखिए। इस P4O10 का डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे 1 2 3, और फास्फोरस कितने लिख दूं मैं? 4। ये 4 फास्फोरस 4 कॉर्नर पे लिख लेते हैं। फास्फोरस की कहानी खत्म हो गई। अब अपने को 10 ऑक्सीजन अरेंज करना है, तो क्या करें? 4 ऑक्सीजन तो इन चारों के बीच में लगा है, ऐसे 1 2 3 4। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि पीओपी बॉन्ड कितने हैं इसमें, पीओपी बॉन्ड 4 है। अभी और दिखेंगे पीओपी बॉन्ड, अभी तो 4 दिखे। अब क्या करें? पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन फास्फोरस से डबल बॉन्ड से अलग रखना, जैसे ये लगा दी ना, ये लगा दी, फास्फोरस अपना लोन पेयर डोनेट कर देता ऑक्सीजन, ये लगा दी, ये लगा दी। कितनी ऑक्सीजन खत्म हो गई? 8, बची 2। अब इन दोनों को कॉमन कर दो, एक इसको कॉमन कर दो और एक इसको कॉमन कर दो। ये अलग है, 3D ज्योमेट्री, एक ऑक्सीजन यहाँ है तो एक अलग होगी, ऐसे केज के अंदर, पिंजरा टाइप है केज, ये होगी। अब आपको बोले कि नहीं, आप तो P4O6 का डायग्राम बनाओ, तो क्या करोगे? ये 4 ऑक्सीजन हटा दो, आउटर में जो लगी, P4O6 का डायग्राम बन जाएगा। जैसे ये एक फास्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, फिर इसके बीच में ये तो पुराने डिजाइन है। अब 4 ऑक्सीजन तो लगा चुके, एक यहाँ लगा तो इसके बीच में एक यहाँ लगा,
ये बन गया P4O6। बस ये 4 ऑक्सीजन जो आउटर में थी डबल बॉन्ड से वो नहीं है, तो यहाँ के फास्फोरस में क्या होगा, सभी में क्या होगा, सभी पे एक एक लोन पेयर होगा। ठीक है, इस तरह ये फास्फोरस के ऑक्साइड है। डायग्राम बनाइए दोनों के और याद रखिए। फिर इसके बाद में नाइट्रोजन के ऑक्साइड को आपको एक्सप्लेन करना। चलिए, अब आपको पीओपी बॉन्ड दिख गया होंगे। 4 तो मैंने अंदर समझाए थे और 2 उसके अंदर है, तो 6 पीओपी बॉन्ड है इसमें। और आपसे एग्जाम में पूछा कि P4O10 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो काउंट कर लेना 16 है। सिग्मा बॉन्ड 16 बॉन्ड है टोटल, 4 पाई बॉन्ड है। चलिए भाई, नोट कर लिया, हाँ ना बोलिए। डायग्राम को नोट करना है और बॉन्ड का जो क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम इनको मिटाएंगे, क्योंकि अब हमको नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड 5 है, तो बोर्ड पे जगह लगेगी, इसलिए इसको मिटाएं। चलिए, किसकी स्टडी करें, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। देखो, ये ध्यान रखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए इनके बारे में आपको समरी याद रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको अगर उसकी जनरल स्टडी पता 5 ऑक्साइड की, तो उसमें से क्वेश्चन बैठ जाता है। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड, पहला N2, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है, 2, तो ये गेनर है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन। ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 है, नाइट्रोजन में तो 7 है ना, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, मतलब किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ऑक्सीजन गेनर बनेगा, नाइट्रोजन डोनर बनेगा। तो बताओ, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, बट एक नाइट्रोजन ने कितना डोनेट किया, 1, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका दूसरा एक नाम, इसको बोलते हैं हम लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, क्या बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। ये जब किसी आदमी को इसकी स्मेल अगर आप सप्लाई करते हैं, तो वो हंसने लगता है तेजी से, ठीक है। और एक पिक्चर आई थी, शायद मेरे को तो नाम भूल गया मैं, आपको तो पता होगा, उसमें इस गैस का यूज किया था, उसमें लोगों को हाल के अंदर इसको सप्लाई कर दिया था, तो सब हंसने लगे थे। उस लाफिंग गैस जिस पिक्चर में यूज की थी, उसका आपको नाम पता होना चाहिए, अभी बच्चे इस पे नाम लिखेंगे। तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ये लाफिंग गैस के नाम से फेमस है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकेलाइज होते रहते हैं। ऐसे नाइट्रोजन लीनियर स्ट्रक्चर में है, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके रखती है ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगी, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दे देगी।
अब ये क्या होता है, ये तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का तो डीलोकेलाइजेशन होता है जहां वो होते हैं, इसके कारण इसका स्ट्रक्चर कैसा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये चेंज होते रहते हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कभी इस नाइट्रोजन पे चले जाते, कभी इधर आ जाते, कभी इधर कभी इधर। अब अगर आप इसमें पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक नेचर देखोगे तो इनके वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन देखो, ऑड नंबर आ जाए तो पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर आ जाए तो डाईमैग्नेटिक। देखते हैं नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक के पास, तो 2 के पास कितने हुए, n, और ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हो गया 16, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ये हो सकता है डाईमैग्नेटिक नेचर, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर में। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन फॉर्म होगा, बट ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम है, वीक है, कम मतलब +1 है, इसलिए इसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, न्यूट्रल। तो N2O लाफिंग गैस का जो सॉल्यूशन है वाटर के साथ वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम होता है। दूसरा, अब ये कैसी गैस है, कलरलेस गैस है, ठीक है। नंबर 2 NO, इसका नाम है, हम 2-3 स्टडी करेंगे फिर लिखेंगे, फिर 2 और बचेंगे बाद में लिखेंगे। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही है, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और ये भी लीनियर स्ट्रक्चर में होती है, पर नेचर में कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंसी शेल में 5, ऑक्सीजन के पास 6, 11 मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेगी, ठीक है। अब समस्या ये कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होगा या वीकली एसिड, बहुत वीक एसिड होगा, ठीक है। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, लीनियर इसका वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। नंबर 3 NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ऐसे इसका डायग्राम बनता है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये भी लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं है, ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका, एंगुलर स्ट्रक्चर है, वी शेप्ड है, एक ऑक्सीजन इधर गई है, डबल बॉन्ड से इधर है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगी कैसे, देखो ये पाई बॉन्ड अभी इस ऑक्सीजन के साथ है, अभी 1 सेकंड बाद उधर चले जाएंगे, ऐसा बन जाए, ये लोन पे इधर आ गया। पाई बॉन्ड का ऐसे डीलोकेलाइजेशन होता है, बदलता रहता है, तो इसको हम दोनों डायग्राम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ऐसे, पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इसका वाटर में हम सॉल्यूशन बनाए NO2 का, तो ये HNO2 देगी और HNO3 देगी, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन देगी। ये भी कलरलेस थी, ये भी कलरलेस थी, बट ये ब्राउन कलर की गैस है, कैसे कलर की गैस है, ब्राउन कलर की गैस है। इन 3 के बारे में अभी लिखेंगे, फिर 2 ऑक्साइड और है, और यही NO2 देखो इसमें कन्वर्ट हो जाती है, NO2 डबल करोगे तो ये इसका डाइमर बन जाता है N2O4, ये चेंज होती रहती है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, N2O4 को हीट सप्लाई करते हैं तो ट्वाइस NO2 बन जाता है, और ट्वाइस NO2 को कूल करोगे तो N2O4 बन जाता है।
तो पहले इन तीनों के बारे में डिटेल लिखेंगे ऑक्साइड के बारे में, फिर दो ऑक्साइड हो रहे N2O3 और N2O5, फिर उनके बारे में बात करेंगे। चलिए नोट करिए, सारी कहानी लिख लीजिए, बोर्ड पे जितना लिखा है उतना लिखना ही है, बाकी मैं और बोल देता आपको अलग से, इतना समरी तो बना लीजिए उसकी, और यही मैं अलग से बोलूंगा, आप चाहो तो अलग से लिख लीजिए। लिखिए N2O नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड नाम इसका होगा लाफिंग गैस, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, लीनियर इन स्ट्रक्चर, लीनियर इन स्ट्रक्चर, कलरलेस, कलरलेस, न्यूट्रल सॉल्यूशन। इतनी बातें इसकी याद रखना है, समझ में आ गई बात? N2O की स्टोरी इतनी याद रखना। चलिए अगला, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, वाटर सॉल्यूशन इसका भी न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब इसमें लिखिए ये कलरलेस गैस है, जब गैस फॉर्म में होगी तो कलरलेस होगा, कलरलेस गैस, बट सॉलिड एंड लिक्विड, बट सॉलिड एंड लिक्विड ब्लू इन कलर, अगर ये सॉलिड फेस में चली जाए या लिक्विड फेस में चली जाए तो ये ब्लू कलर की बन जाती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, इसका सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होगा, और ये नेचर में कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक, जबकि वो कैसी थी ऊपर, डायमैग्नेटिक। अगला लिखिए, तुमने पिक्चर का नाम नहीं लिखा अभी तक, कौन सी पिक्चर में इस गैस को यूज किया था? हाउसफुल, याद करिए, हाउसफुल फर्स्ट थी क्या सेकंड, कम से कम इतना तो लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट, NO2, इसका नाम लिखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बोर्ड पर इसका डायग्राम बना, ये एंगुलर स्ट्रक्चर में होती है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में होती है, जो मैंने डायग्राम बना रखे हैं। इसका कलर ब्राउन होता है, इसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और ये नेचर में वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन कितने, 12 पैरामैग्नेटिक नेचर में, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। चलिए नोट कर लिया सबने, सारी स्टोरी नोट कर ली नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड की। चलिए अगला ऑक्साइड बोलेंगे हम, हाँ बोलिए, हाउसफुल फर्स्ट लाफिंग गैस इज यूज्ड, किसने बोला? प्रसाद पिसाल, वेरी गुड बेटा, बैठा हुआ है क्लास में। चल तो तेरे को ये पता है कि हाउसफुल फर्स्ट का है, तो तेरे को उसकी हीरोइन का भी पता होगा, हीरोइन का नाम पता क्या है?
हाउसफुल फर्स्ट में बहुत सारे कलाकार थे, बट हीरोइन तो कम ही थी। चलिए N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये या तो सॉलिड फेस में होती है या लिक्विड स्टेट में, और इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर की होती है। सॉलिड फेस में होती है या लिक्विड फेस में होती है, गैस नहीं है, ठीक है, और ब्लू कलर से सीन होती है। N2O3 को जब हीट सप्लाई करते हैं तो ये क्या दे देती है? N2 प्लस NO में कन्वर्ट हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है टेम्परेचर। दूसरा, इसका सॉल्यूशन जो बनेगा, वाटर से रिएक्ट करोगे तो कैसा बन जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सॉल्यूशन एसिडिक होता है, तो इसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा? एसिडिक। अब डायग्राम कैसे होगा? नाइट्रोजन इसमें 2, तो एक इधर लगेगा और एक इधर, और ये डबल। इसको चाहे तो डबल डबल बॉन्ड से लगा दो, ऐसे डबल बॉन्ड से लगाओगे तो इसका लोन क्या यहाँ इसके पास रह जाएगा, ठीक है। इस तरह ये इसका डायग्राम N2O3 का, ठीक। अब बात करते हैं, ये कौन सा नंबर की हुई? 4। अब बात करते हैं 5, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था नाइट्रोजन का? +3। इसमें क्या हो गया? +5। 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बट इसमें ये बात याद रखने लायक है कि इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड नहीं है। इसमें तो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड, और N2O4 बनाओगे, NO2 का जो डाइमर है वो ऐसे बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इधर ये डबल बॉन्ड से ये, इधर ये ऑक्सीजन, इधर ये N2O4 का डायग्राम। इसमें भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, लेकिन N2O5 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड नहीं होता। ऐसे एक ऑक्सीजन इधर रहेगी डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में है, ऐसे रहेगी। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में इसमें ऑक्सीजन आ गई। इसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा? एसिडिक, ठीक है। नोट करिए, पांचों ऑक्साइड के बारे में आपको याद रखना है जितना मैंने बोला है। N2O5 में लिख लीजिए, N2O5 में पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया, +5 के बाद ये सॉलिड स्टेट में होती है, इसमें होती है ये सॉलिड स्टेट, और इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ऑक्सीजन बीच में आ जाता है। ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। हाउसफुल फर्स्ट, हीरोइन का नाम नहीं बताया बेटा, प्रशांत। चलिए नोट करिए बोर्ड पर से, जैसे आप नोट कर लें बोलिए। ये स्टूडेंट गायब कहाँ होते रहते हैं, बीच बीच में गायब हो जाते हैं। 33 34 स्टूडेंट थे, अब आकर के 26 रह गए, 25 रह गए, तो मैं खुद ही। नेट की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगी, नेट का पैक होना चाहिए, क्लास चलती रहेगी। अरे कुछ होगा तो घूम फिर के घूमते घूमते दिखेगा तो सही कुछ। चलिए भाई, नोट कर लिया सबने? हाँ ना बोलिए जितने प्रेजेंट है। वैष्णवी, नोट कर लिया आपने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हमने स्टडी की 5, इनको कंसंट्रेट होकर के याद करिए भाई, इनके बारे में क्वेश्चन बहुत आता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन आज हम नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड की बात करेंगे, लेकिन उतनी डिटेल नहीं, केवल इनके बारे में समझेंगे। फिर HNO3 आपके सिलेबस में फुल सिलेबस है, मतलब HNO3 की प्रिपरेशन मेथड भी है, ओसवाल्ड मेथड, और फिर इसकी कुछ 2-4 केमिकल प्रॉपर्टीज याद करना होगा। तो पहले आज केवल ऑक्सी एसिड का नाम लेंगे। नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड का मतलब समझ लीजिए पहले क्या होता है। एसिड जिसके अंदर H प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट हो, ऑक्सी एसिड मतलब ऑक्सीजन भी हो, उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। बट किसके हैं? नाइट्रोजन के, मतलब नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड 2 होते हैं। एक का नाम HNO2, एक, अब ये एसिड है तो इसका नाम है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड है तो हमको पहले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना पड़ेगा। नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन दिए? एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो 2 ऑक्सीजन कितना गेन करेगी? 4। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया हुआ पार्टनरशिप में, नाइट्रोजन ने कितने दिए? +3। मतलब नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। दूसरा एसिड होता है HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इक और अस ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। अस मतलब मिनिमम, इक मींस ज्यादा। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 6। एक हाइड्रोजन ने दिए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 5 नाइट्रोजन ने डोनेट करना है, तो ये नाइट्रिक एसिड। अच्छा, अब नाइट्रोजन के पास चलते हैं। नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। भाई नाइट्रोजन के पास इसलिए चलेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड है और इनके बारे में हमको नाइट्रोजन ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 7, 2, 5। ध्यान करिए, नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। मतलब नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? नाइट्रोजन तो केवल +5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा ना कहीं भी कंपाउंड फॉर्मेशन में, जो उसके पास है वही तो डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 जब वो डोनर बने, और अगर वो गेनर बने तो -3। बस यही उसके इलेक्ट्रॉन डोनर और गेनर की प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी रख सकता है, नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सटेंड कर +5 तक जा सकता है। चलिए, अब 5 से ज्यादा तो डोनेट नहीं कर सकता, तो यहां देखिए नाइट्रोजन का HNO3 नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। मतलब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब ये डोनर नहीं बन सकता, मतलब ये डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर नहीं बन सकता मतलब डोनर नहीं बन सकता। जो डोनर नहीं बन सकता वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, मतलब ये डॉक्टर नहीं है। इसका मतलब HNO3 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +5 से एक्सटेंड कर ही नहीं सकता। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता वो रिड्यूसिंग एजेंट कहां से बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी तो डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब डोनर रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो डोनेट ना कर पाए वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। इसका मतलब HNO3
मैं नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। बट ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज तो कर सकता है। ये किया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कहां जा सकता है, -3 तक जा सकता है। इसका मतलब ये क्या बन सकता है, गेनर, और जो गेनर होता है वो क्या होता है, गोवा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो गोवा जा सकता है। इसका मतलब ये +5 से -3 अपना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर सकता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ही तरह बिहेव करेगा। अब आओ HNO2 में। HNO2 में नाइट्रोजन अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में +3, ये कहां जा सकता है, -3, मतलब ये क्या बन सकता है, ये गोवा भी बन सकता है, गोवा जा सकता है। और ये +3 से कहां जा सकता है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को ले जाकर +5, मतलब ये डॉक्टर भी बन सकता है, गोवा भी बन सकता है, मतलब गोवा भी जा सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, नोट करिए बोर्ड पर से, बोर्ड पर से नोट करिए क्या लिखा है, बता जरा क्या लिखा है। HNO3 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, और आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा, और ये नाइट्रस एसिड, ये वो वाला है, क्या है, कौन सा चैप्टर होता था, R से नाम था इस यूनिट का, रेडॉक्स, छोटी सी रहती थी, हाँ